दैनिक नवज्योति की ओर से मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दैनिक नवज्योति की ओर से वर्चुअल टॉक शो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज ये जो टॉक शो रखा गया है, जो कोविड के दौरान जो फूड एंड सप्लाई जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या चैलेंजेस रहे, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं और आगे इसके मुकाबला करने की क्या योजना है, तो इस विषय पे अपन बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन श्री बाबूलाल जी गुप्ता अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि 3 से 4 मिनट में अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखें। सभी मेरे व्यापारी बंधुओं, देखिए ये एक ऐसा टाइम आया था इस महामारी का, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई शुरुआत हो रही हो। हमने ये सोच लिया था कि लॉकडाउन हो गया, हम लोग बच गए और शायद अब व्यवस्थाएं ठीक रह जाएंगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और दिनों दिन रोज नए केसेज आ रहे हैं। आज जयपुर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये बीमारी नहीं हो। बात रही, देखिए ये कोरोना आया, मैं कहता हूँ उससे पहले भी हमारा व्यापार धीरे धीरे मंद गति की ओर था, परंतु कोरोना ने और कोरोना कर दिया, कोरा कर दिया, इसको पूरा व्यापार ही को कोरा कर दिया। और उसकी स्थिति ये रही कि देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए धीरे धीरे अगर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती, और जो सारा मैं कहना चाहता हूँ पूरी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, ये हमारे जो तेल मिल वाले हैं, दाल मिल वाले हैं, आटा मिल वाले हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये सारे के सारे वॉरियर्स हैं। ये इन्होंने उस कोरोना के समय में भी आपकी सप्लाई को कहीं भी अवरुद्ध नहीं होने दिया, और न केवल अवरुद्ध होने दिया परंतु भावों पर भी नियंत्रण रखा। और इसी का कारण है कि आज पूरे राजस्थान को इस मामले में सभी ने इसको सराहा है, सभी ने इसकी समझ लीजिए कि ये कहा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सबसे ज्यादा बढ़िया रही, कम से कम लेकर के आपके जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको लेकर के। और गुप्ता जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल सिर्फ बुनियादी इतना सा है कि आपने इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस किए सबसे पहले, और अब ये चैलेंजेस आगे ना हो इसके लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए अरुण जी, जहां तक चैलेंज का सवाल है, चैलेंज तो हमारे इस आवश्यक वस्तु के व्यापार में तो जगह जगह ही आता है। ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कहीं आने लगा, हम माल बनाने लगे, माल बनते बनते ही मैं उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, सप्लाई हो जाती है तो जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता। तो ये चैलेंजेस तो रहे, बीच बीच में हर्डल्स आए, कई जगह आपके जो परिवहन था वो रुक गया, वो कारण रहा, चाहे प्रशासनिक रहा हो चाहे कोई भी कारण रहे हो, पर उसकी अवरुद्धता को भी हमने साधते हुए और फिर भी इस सप्लाई को पूरा संतुलित बनाए रखा। ये एक बहुत बड़ी हमारे सभी लोगों की विशेषता रही। और जहां तक बात है जो हर्डल्स की, वो हर्डल्स भी क्रिएट भी किए गए, कई बार क्रिएट भी किए गए। कई लोगों ने, प्रशासनिक लोगों ने, मैंने इवन मुख्यमंत्री जी की वीसी में भी कहा था कि कृपा करके पुलिस वालों को हमारे लोगों को रोके नहीं, क्योंकि ये रोकते हैं और वो रोक करके सारा डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरी सप्लाई रुक जाती है। जगह जगह ट्रकें खड़ी हो गई थी, क्या नहीं था, मतलब ऐसा स्थिति हो गई थी कि यहाँ हम माल देना चाहते हैं और वहां माल की आपूर्ति करना चाहते हैं और माल नहीं आ पा रहा है। नहीं, ये तो एक बात हो गई। ये तो लॉकडाउन का पीरियड जो था, आपने अब अनलॉक आ गया। अब अनलॉक के दौरान महंगाई पे कैसे नियंत्रण रहेगा और आम जन को कैसे सुलभ होंगे आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, जो सभी आपकी जो मंडियों से फीड होते हैं, वो कैसे सब सप्लाई जारी रहेगी, उसके लिए क्या योजना है? देखिए योजनाएं पूरी फुल थी, ये बंद कर थोड़ी माकूल है, आवाज में इसलिए आ रही आवाज, आ रही है आपकी? आ रही? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आज की तारीख में भी यही योजना है कि मंडियों में माल हमने कंटिन्यू रखा है, मंडियां निरंतर रही हैं, और मंडियों के निरंतर रहने के कारण
अजी यहाँ से बराबर बताया था कुछ हम नहीं मैं माल आता रहा, माल उपलब्ध रहा, यानी रॉ मटेरियल उपलब्ध रहा। फिर उसी के अनुसार हमारी तेल मिलें चली, दाल मिलें चली, आटा मिलें चली, मसाले उद्योग चले, ये सारे के सारे उसी हिसाब से चलते रहे। और आज भी हम यही जैसे ही लॉकडाउन खुला है, थोड़ी सी एक तकलीफ जो सारा उद्योग भी भोग रहा है और हमारी मंडियां भी भोग रही हैं, वो है लेबर की। और लेबर की इतनी तगड़ी स्थिति खराब हो गई है, कई सारी मंडियों में तो कई बार व्यापारियों को भी लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ी है। तो ये सब करने के बावजूद भी हम सप्लाई चेन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और आने वाले समय में हम राज्य सरकार से जैसे बराबरी निवेदन करते आ रहे हैं कि भाई आप इसमें सहयोग दो। आप अगर सहयोग नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? 2-3 मांगे बता दीजिए। देखिए, राजस्थान से बराबर हम एक तो मांग ये बराबर कर रहे हैं कि राजस्थान की मंडियों को, जो अभी जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार का एक कानून आ गया है, उस कारण से मंडियों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और यहाँ 2.60 और 3.60 का खर्चार बाहर बिल्कुल नहीं। तो ये सारी बातें हमारी राज्य सरकार से चल रही हैं कि इसको स्मूथ बना दीजिए। और इसको स्मूथ बनाएंगे तो उद्योग ऑटोमेटिक ही कम कीमत में, कम लागत पर वे माल बेच पाएंगे और इससे दोहरे फायदे होंगे। हम जो अपना माल है वो बाहर दूसरे प्रांतों में से तो फोटो दिख रही है, अपनी दिख रही है और कुछ सारा व्हाइट व्हाइट इसके ऊपर क्या हो रहा है? कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ सामने वाली दिख रही है। अरुण जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी कि कभी भी किसी भी समय RFC का लिखा हुआ है, किसी भी समय में ये स्थितियां इसलिए बन जाती हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कानून ऐसे समय में ले आती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ले आएंगी, के कानून के अंतर्गत ले आएंगी। और विनोद जी, ये फोन बंद करो ना यार, क्या फोन लेके बैठे हुए हो आप? कान के लगाओ तो आती है। और इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, तो इस व्यवस्थाओं में नहीं चल सकता, मामला चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, अब कई बार कह देंगे साहब ये आप सामान इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अभी भी आज की तारीख में भी पुलिस को समझ में नहीं आया है ये बात। अमूमन हमने देखा कि बाहर की जो ट्रकें हैं, अंतरराज्यीय जो ट्रकें आ रही हैं, उनको अभी भी रोक लेते हैं और घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खड़ी रहती हैं ट्रकें, कोई मतलब नहीं है उनका। ये सब सुविधाएं भी हमको चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा है कि अब आप तुरंत प्रभाव से मंडियों के से प्रभावित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ रहे और उद्योग तक उनकी व्यवस्थाएं पहुंचे और उद्योग उसी हिसाब से अपना चलता रहे। लेबर की अगर कहीं कमी आती है तो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने स्थान पर लेबर की आपूर्तियां करें, जैसे कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने किया भी है और रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट थे वो चले गए और जो नहीं एक्सपर्ट थे वो यहाँ आ गए। तो अब वो एक्सपर्ट भी हमको चाहिए। मशीन ऐसे नहीं चलती है, मशीन चलाने के लिए एक्सपर्ट भी चाहिए। नहीं, महंगाई मैं आपके लेबर एक आपको बीच में रोकूंगा। लेबर की तो एक बात हो गई, लेकिन महंगाई क्या नियंत्रण में रहेगी? जैसे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या आम जनता को आटा दाल चावल चीनी जो एक रिटेलर जो बेचता है उसको क्या सामान्य भाव में मिलेगा या आगे महंगाई बढ़ने की आशंका है? देखिए, केंद्र सरकार अगर इसी तरह से इस पर अगर अपना नियंत्रण नहीं रखती है और पेट्रोल और डीजल से पैसा इकट्ठा करके और पता नहीं कहां कहां बांटने की सोचती है, वो मैं इस मीटिंग में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि हमारे टैक्स को, हमारे द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया गया उसको केंद्र सरकार जिस तरह से इधर का उधर करती है वो उनको नहीं करना चाहिए। मेरा सीधा सवाल सुनिए मैं अरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन पे नियंत्रण नहीं किया तो निश्चित रूप से, जैसे आज की तारीख में भी 7-8% का उछाल देखा गया। यद्यपि हमने फिर भी नियंत्रण किया कि भाई कोई बात नहीं, इसको एक बार इस उछाल को भी खाओ और इसको पेंडिंग रखो और कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। आज भी कीमतें नहीं बढ़ी हैं, परंतु ये जरूरी है क्योंकि जैसे ही भाड़ा बढ़ रहे हैं
क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अपने भाड़े बढ़ा रहे हैं, तो भाड़े बढ़ाएंगे तो नेचुरली ये फर्क तो पड़ेगा, और ये सरकारों को मान के चलना चाहिए। और सबसे पहले मार खाद्य वस्तु की पड़ती है, ये भी आप मान के चलिए। चलो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सत्यनारायण जी चितलांगिया, मेरी आवाज मिली सत्यनारायण जी? हाँ आ रही है सर। सत्यनारायण जी, आप बताएं कि राजस्थान में जैसे आप मंडी टैक्स की चीनी की मांग करते रहे हैं, तो चीनी की मिठास क्या बनी रहेगी या चीनी लोगों को कड़वी लगने लगेगी? कोविड-19 के चैलेंजेस भी क्या रहा? ऐसा है साहब कि चीनी की मिठास तो चीनी में हमेशा रहेगी, क्योंकि उसमें सुक्रोज कम नहीं होता है, परंतु ये सरकार को, अब केंद्र सरकार ने हमारी एक जो आउट ऑफ मंडी एरिया में जो मंडी टैक्स कम किया है, मंडी से खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से सारा व्यापार बाहर जा रहा है। हमने राजस्थान सरकार को निवेदन किया है कि ये मंडियों में भी 0% चीनी पे मंडी टैक्स नहीं है, मतलब लगाए, ये क्योंकि चीनी प्रोडक्ट ही नहीं है, कृषि का प्रोडक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। परंतु उसके बावजूद भी अभी तक कोई पॉजिटिविटी कोई अभी सरकार से आई नहीं है। हम संभावना समझते हैं कि 2-4 दिन में जरूर फैसला करेगी राजस्थान सरकार, तो इससे कि मंडी का व्यापार भी सुचारू रूप से चलेगा। तो अभी अपने कितने महंगा पड़ रही है? हेलो सत्यनारायण जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि और राज्यों में जैसे आपने कहा मंडी टैक्स हटा दिया गया है, तो अपने मंडी टैक्स और राज्यों में, हिंदुस्तान में केवल एक राजस्थान प्रांत ऐसा प्रांत है जहां पर मंडी टैक्स है, और किसी भी जगह मंडी टैक्स नहीं है। नहीं, तो इस मंडी टैक्स होने की दशा में जब राजस्थान में मंडी टैक्स है, तो यहाँ जो चीनी बिकती है वो अन्य राज्यों की तुलना में कितनी महंगी बिकती है? देखिए 90 रुपए प्रति क्विंटल, 90 रुपए प्रति क्विंटल, प्लस राजस्थान का प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से जो भाड़ा ज्यादा लगता है, उसकी वजह से करीब 2-2.5 रुपए किलो पर बिकती है हमारे यहाँ। मतलब 2-2.5 रुपए किलो आम उपभोक्ता को महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है मंडी टैक्स के कारण। हाँ, मंडी टैक्स एवं बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, राजस्थान का प्रोडक्ट नहीं है चीनी, हम लोगों को बाहर से मंगानी पड़ती है, यूपी या महाराष्ट्र से मंगानी पड़ती है, तो उसका जो भाड़ा एवरेज लगता है उसके हिसाब से 2 से 2.5 रुपए किलो हमारे को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अभी जो वर्तमान में पेट्रोल डीजल बढ़े, उससे क्या भाड़ा और कितना महंगा हो गया? नेचुरली 10% तो बढ़ गया भाड़ा। अच्छा, एक दूसरी चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आपकी जो शुगर है वो ब्रांडेड शुगर और अनब्रांडेड शुगर में क्या डिफरेंस रहता है और क्या प्राइसेस का बहुत वेरिएशन रहता है? देखिए ब्रांडेड ऐसा है कि ब्रांडेड तो सारी ब्रांडेड ही है, हर मिल का अपना एक मार्का है, परंतु जो रिटेलिंग में जो लोग भी मतलब जो छोटी पैकिंग में आ रहे हैं 1 किलो 2 किलो या 5 किलो में, वो अपना ब्रांड अपना निकालते हैं, और उसमें उस चीनी में और उस दोनों चीनी में जो अपना जो इसमें कट्टों में जो बिकती है उसमें करीब 5 रुपए किलो का फर्क है। अच्छा, मतलब ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है? हाँ जी, 5 रुपए किलो का फर्क बहुत होता है सर। 40 रुपए किलो की चीज में 5 रुपए किलो का फर्क बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि 2% का फर्क होता है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं और जानना चाह रहा था कि मंडी टैक्स के अलावा और क्या चैलेंजेस है आपकी शुगर को लेकर के? मंडी टैक्स भी अब देखिए केंद्र सरकार ने जो 5 जून को जो आदेश निकाला है उसके हिसाब से आउट ऑफ मंडी जितने भी लोग बैठते हैं उन पर मंडी टैक्स लायबल नहीं है। जो मंडी एरिया से गोंड मंडी में या जो मतलब जो मंडी के क्षेत्र में बैठते हैं उनको उन पे लागू है, बाकी सब पे लागू नहीं है। तो 95% लोग जो चीनी बेच रहे हैं वो बाहर ही बेच रहे हैं। मंडी टैक्स की कोई आमद नहीं है, सरकार से विनती की है, वो हमारी विनती को सुनते हैं नहीं सुनते वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है सत्यान जी, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं अजय जी को मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ अजय गुप्ता जी, आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार सर। आप थोड़ा सा लेट जुड़े। नमस्कार सर। तो सॉरी सर। जैसे कोविड के जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज एंड डिमांड्स लगातार बनी हुई है, हाँ सर। तो अजय गुप्ता जी मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में फूड पार्क का क्या फ्यूचर देखते हैं और फूड पार्क इंडस्ट्री की वर्तमान की क्या रफ्तार है और इससे अपने राजस्थान को क्या और ज्यादा लाभ मिलने वाला है? सर ऐसा है कि देखिए अभी जो कोविड के बाद जो सेक्टर है वो सेक्टर है एग्रो फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का ही बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखो प्रोविजन और जो डेली खाने पीने की चीजें कम नहीं कर सकते हैं, और एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो आप किसान की आय डबल करने की बात हो रही है और जो 12 मई से 15 मई के बीच में माननीय वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया था उसमें सारा सेक्टर आप देखेंगे तो वो खाली प्रोसेसिंग पे लेके था, फार्मर्स के लिए था।
अभी उन्होंने क्लस्टर की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्कीम को भी दोबारा अनाउंस कर दिया। और आप सारा सेक्टर देखेंगे तो हिंदुस्तान में पहले अपन समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर, उसमें वैल्यू एडिशन हिंदुस्तान में 10-12% के आसपास है। अपन अमेरिका में देखेंगे तो 90% वैल्यू एडिशन है। इसका ये मायने है कि जो भी कुछ उगता है खेत में 90% वो पैक हो जाता है प्रोसेस होके। वियतनाम जैसी कंट्री में सर इंडिया में कितना परसेंट आता है आपने? 10% खाली। ओके। तो इसलिए हम फ्रेश खाते हैं सब चीजें, इसलिए हमारे पास किसान का सामान खराब हो जाता है। उसके टमाटर 2 रुपए किलो में कोई लेने वाला नहीं होता और अभी 80 रुपए किलो में बिकते हैं। ये समस्या पे 15-20 साल से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान हमने निकाला नहीं आज तक। और 10% वैल्यू एडिशन पे, और वियतनाम जैसी कंट्री, चाइना में 80% है, वियतनाम से कंपेयर कर लें वहां भी 60% है। यदि अपन 10 से 20% भी करना चाहते हैं तो हमें लाखों फैक्ट्रियां चाहिए जो एग्रीकल्चर को, फूड प्रोसेसिंग को काम करें, चाहे वो पैकिंग करें, चाहे उसे क्लीनिंग करें, चाहे उसकी वैल्यूएडिशन करें, चाहे टोमेटो प्योरी बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं। तो आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे फूड पार्क क्लस्टर का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। और अभी सरकार ने एक और स्कीम निकाली है, उन्होंने कहा कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर वो 10 लाख तक के ग्रांट दे रहे हैं। अभी अनाउंस हुआ है और उसमें वो एफपीओ के साथ जोड़ के बड़े लेवल पे इसको करना चाह रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि सर इसमें 2-3 चीजें हैं। 10 से 20% करते, क्योंकि रिटेल भी बढ़ रहा है। रिटेल में जैसे अभी चीनी की बात हो रही थी, अभी खुली, अब आज की तारीख में खुला चीनी क्यों चाहिए? रात को चूहे के दुकान में, पश्चिमी दुकान में चूहे कूदते हैं चीनी में। यदि वो पाव भर से लेकर आधा किलो 100 ग्राम पैक करके मिलेगा तो आप हाइजीन हो जाएगा अपने आप। तो आने वाले 2-3 साल में आपको, चाहे वो मॉम पाव स्टोर, चाहे बड़ी की दुकान है, हर चीज पैक मिलनी चाहिए। खुला कट्टा उसको रखना ही अपराध होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे पासवान जी ने कल तेल के ऊपर गया। तो आप जब उस लेवल पे आप पैक करेंगे, इस लेवल पे रिटेल आएगा, रिलायंस आ रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, तो सब कुछ पैक मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना ज्यादा आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट आएगा और कितनी कितनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां पैकेजिंग से लेकर वैल्यू एडिशन की लगेंगी। तो इसको बहुत है। लेकिन अभी गुप्ता जी राजस्थान में कितने फूड पार्क होंगे? राजस्थान में तो एक ही फूड पार्क है, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क। बाकी छोटे क्लस्टर्स, एक कोटा में सैंक्शन हुआ है और रिको के 4 फूड पार्क हैं। तो टोटल अपने समझ सकते हैं कि 5 फूड पार्क है, एक छोटा मिनी फूड पार्क कोटा में अभी सैंक्शन हुआ है, बस इतना है। लेकिन इसका स्कोप अभी कम है। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फूड पार्क, छोटा फूड पार्क सैंक्शन कर सकते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करें तो छोटे छोटे अपने 10 एकड़ के अंदर फूड पार्क, छोटे फूड पार्क बना सकते हैं। जब छोटे फार्मर्स के बीच में जो वैल्यूएडिशन आया था कि ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक का काम खत्म हो और वहां पर आप वैल्यूएडिशन करके डील तक पहुंचाएं, ये काम किया जा सकता है। अच्छा गुप्ता जी धन्यवाद, आपने जानकारी। मैं पुरुषोत्तम जी के पास आना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी आवाज मिल रही है? मिल रही है साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। और मैं ये पूछ रहा था कि ड्राई फ्रूट मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं कोविड के दौरान? ड्राई फ्रूट की मार्केट के हाल बिल्कुल डाउन हो गए हैं। ब्याह शादियां में पहले 2-2 हजार की गैदरिंग होती थी, 50-50 आदमी की गैदरिंग कर दी, डिमांड बिल्कुल कम हो गई। अच्छा। एक माल 2-3 महीने हमारी दुकान में बंद हो गया, सारे चूहे खा गए, सारे बिगड़ गए, सारे खराब हो गए। तो माल तो वहाँ कुकरखेड़ा मंडी बिकने लगे थे ना? जी वहाँ तो कितने बिके को, तो 10-5 दुकानदारों के बिके हैं। अच्छा 10-5 के बिके हैं। हाँ, तो पूरा हमारी तो डिमांड खत्म हो गई। और हमारा माल ही ऐसा ही है जो ब्याह शादी में, फंक्शन में, इन्हीं में काम आता है, और वो सब हो गए बंद। तो हमारा तो काम जीरो हो गया। अच्छा दूसरा मैं पूछ रहा था पुरुषोत्तम जी आपसे कि जो चाइना या अमेरिका जो भी इंटरनेशनल सब बंद पड़ा है, ठप हो गया, तो अपना कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो इंपोर्ट पर निर्भर है जिनसे महंगे हो गए? वो हमारे तो महंगाई आई नहीं। जैसे अमेरिका से आती है बादामगिरी, वो भी पहले से 100 रुपए डाउन हुई है उनकी। उससे क्या कारण है? डिमांड ही नहीं है। अच्छा, डिमांड नहीं है हमारे। अच्छा, इसलिए मतलब भावों में जो गिरावट आ रही है? हाँ, वो डिमांड का भाव है हमारे। वो डिमांड के कारण बाजार टूट रहा है। हाँ, डिमांड के कारण बाजार टूट रहा है। बिना फंक्शन के हमारे पिस्ता, बादाम, केसर, ये कोई साधारण हर आदमी कोई घर में खाता नहीं है। ये सब फंक्शन में, आपके जब भी कोई फंक्शन होता है, ब्याह शादी होती है, तभी डिमांड होती है इनकी। वो है नहीं। और सारे मंदिर बंद पड़े, प्रसाद वगैरह बंद पड़े, खाटू श्याम जी सारा बंद पड़ा। तो हमारी तो हालत खराब है किराने वालों की। तो अब आपकी क्या मांग है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कोई मांग है? हमारी तो मांग राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मांग
अब ये राज्य सरकार केंद्र सरकार भी क्या करें, तो महामारी है साहब, तकलीफ है, क्या करेंगे बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब कारोबार करने में और इसके अलावा क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो अभी इसकी लेबर की भी है, सब हमारे जो स्टाफ रहते थे दुकान वाले वो सब अपने अपने गांव चले गए, न कोई रिक्शे वाला है, न कोई माल सामान पकड़ाने वाला है, न कोई मुनीम है, सारे काम हमारे ठप हो गए। राज्य नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो ड्राई फ्रूट्स मार्केट में आने वाले समय में तेजी नहीं आएगी आपके कारण से? नहीं आएगी, नहीं आएगी। गिरावट का इलायची जो 6000 थी वो 1500 2000 हो गई। नहीं, कल परसों तो कोई कहता है इलायची महंगी हो गई, छोटी इलायची 10-20 रुपए कभी तेज हो जाए वो बात एक अलग है। अच्छा अच्छा, अभी डाउन ही है मतलब? हाँ, अच्छा, हर चीज डाउन है जी, कोई डिमांड है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, धन्यवाद आपने जानकारी दी। मैं विनोद जी के पास आना चाहूंगा। विनोद जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? हाँ, सुन रही है सब। विनोद जी, क्या हाल चाल है, बताएं आप। आवाज आ रही है। तो विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप रिटेल खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ जी। तो इसको जो ऑनलाइन आजकल रिटेल में ज्यादा पैर पसार रखा है, चाहे अमेजन हो, चाहे आपके फ्लिपकार्ट हो, ये ग्रूफर्स हो, डील शेयर हो, सभी सप्लाई करने लग गए। तो आप एक रिटेल स्टोर वाले हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल में कैसे देखते हैं? क्योंकि कोविड के दौरान अधिकतर ऑनलाइन कुछ ज्यादा बढ़ गया था, लोग अभी भी दुकान आने से डरते हैं। तो ऐसे में कैसे जयपुर के मार्केट को देखते हैं? नहीं, पहले तो सर क्या है कि अभी जो लॉकडाउन था, जब तो दुकानों से हमारे जो सामान खरीद रहे थे, सप्लाइयां तो कोई कर ही नहीं रहा था वो। और ये जो सप्लाई बाद में लॉकडाउन थोड़ा टाइम मिला तो करने लगे, लोकल परचेज करते हैं दुकानदारों से, वहां से लेकर ही देते हैं सामान ही। ये जो कई कंपनियां जो चल रही हैं, जैसे हमारे स्टोर पर आते हैं कि हमारे को दे दो सामान उधार, 5% लेस दे दो, ये घर घर पहुंचा रहे हैं। और क्या वो क्वालिटी का फर्क पड़ता है, ग्राहक अब धीरे धीरे समझने लगा है, तो रिटेल काउंटर पर वापस ग्राहक आ रहा है कस्टमर सामान लेने के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन में क्वालिटी नहीं आती? नहीं, क्वालिटी मिल ही नहीं सकती किराने की साहब। ये तो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह, उसमें तो जरूरी चिटिंग कर लेते हैं कि भाई क्या रेट आ रहा है, क्या बेच रहे हैं। रिटेल में, किराने में ये सप्लाई प्रॉपर कर ही नहीं सकते। किराने में तो किराने की दुकान से लेगा तभी होगा आदमी को फायदा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, और वो क्वालिटी भी नहीं मिल सकती। ये है बात। और दूसरा क्या है कि जैसे आज क्वालिटी कई तरह के आते हैं, दाल चीनी वगैरह, और अखबार में क्या है, जैसे आता है सरकार कहती है रिटेलर खुदरा दुकानदार लूट रहा है। जैसे भी हमारे भाई साहब ने कहा चीनी के बारे में, दामपुर की चीनी आती है 5-6 रुपए किलो महंगी आती है, सादा चीनी कम आती है। लोग उसी का रेट लगा लेते हैं कि भाई सादा चीनी 6 रुपए किलो बेच रहा है दुकानदार। इसी प्रकार दालों में भी ये स्थिति है, लोकल ब्रांड और बाहर की अच्छी दालें 5-5, 10-10 रुपए किलो महंगी आती है। और लोग जैसे कस्टमर शिकायत करता है कि साहब महंगी बेच रहे हैं, लेकिन हर चीज की क्वालिटी का फर्क होता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, एक बादाम गिरी होती है 800 रुपए किलो, और एक मामरा लो आता है 4000 रुपए किलो। वही क्वालिटी का हर चीज में फर्क है किराने में। मतलब आपका कहने मतलब है जो भावों का अंतर है वो क्वालिटी के आधार पर होता है, जिसको आम उपभोक्ता समझ नहीं पाता, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन के दौरान जो रिटेल सेगमेंट के भाव थे और अनलॉक में वो महंगे हुए हैं कि सस्ते हो गए? नहीं साहब, उससे अब क्या है कि जैसे 100 दुकानें का 2 दुकानदार कोई ज्यादा बेच दे वो बात अलग है, लेकिन 99% दुकानदार ईमानदारी से उसी रेट में बेच रहा था। लॉकडाउन में भी वही भाव बेच रहा था, आज भी वही भाव बेच रहा है। लेकिन कारण बीच में क्या हो गया था कि जो होलसेलर हैं, जो कंपनी वाले हैं, उनके पास स्टाफ नहीं था, तो खुद को लाना पड़ रहा था। थोड़ा बहुत सामान महंग मंडी में भी खुद को जाना पड़ रहा है। लेबर नहीं मिल रही, हमारे स्टोर पर भी आदमी गाँव चले गए तो नहीं आ रहे, ये समस्या आ रही है। उसके कारण क्या, जो कंपनी से माल थोड़ा महंगा आ रहा है तो फर्क पड़ता है। कस्टमर ये जानता है कि भाई रिटेलर खुदरा दुकानदार लूट रहा है। लेकिन ये क्या है कि होलसेलर से ही चलता है सारा काम, जहाँ होलसेलर से माल आता है हमारा, मंडी वगैरह या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, ये है। अच्छा, नहीं, मैं खाली एक सीधा सवाल ये था कि अभी वर्तमान में जो भाव है वो कम है कि बराबर है, ज्यादा है, क्या रहेगा? एक लाइन का सवाल है खाली। नहीं, अब क्योंकि अभी तो रेट साहब कम ही हो रही है, लेकिन जो डीजल पेट्रोल
अमूमन ये देखा गया है कि रिटेल मार्केट में और होलसेल में बहुत बड़ा गैप होता है। कुछ नहीं होता साहब, आज तक आपको जानकारी दे दूं, किसी किराने वाले को उठाकर देख लो, किसी के घर में एक गाड़ी भी नहीं मिलेगी ढंग की। वो तो बेचारा लाकर अपना गुजारा चलाता है। 100 में से कोई 2% की कह नहीं सकता जो अदर बिजनेस करता हो। आप एक बार एवरेज उठाकर देख लो, आप तो अखबार वाले हो, किसके पास गाड़ी है घर में, किराने वाले ने किसने कोठी बना रखी है, अपना तथा जुक्ति काम है, गैप कुछ नहीं है। ये तो वह बना रखे जो बड़े लोग होते हैं ना, छोटों को मारते हैं हमेशा, ये है बात। तो ये कोई गैप नहीं है। और साहब आप ये देखिए कि दुकानदार 8 बजे किराने की दुकान खोलता है, रात को 9 बजे तक खोल कर बैठा रहता है, क्या कमाएगा, क्या गैप होगा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था अभी बीच में कि क्वालिटी का इतना फर्क होता है, उस क्वालिटी को देखते नहीं, उसको गैप को देखने लग जाते हैं। किराने वाला इतना लूट रहा है, और मंडी वाले और होलसेलर हमारे क्या करते हैं, एक दिन में भाव कोई चीज का 500, दूसरे दिन 600 और तीसरे दिन कर देते हैं 550। तो रिटेलर क्या करेगा बेचारा दुकानदार, ये समस्या है। तो मतलब होलसेलर पैसे बढ़ा देते हैं। हाँ, होलसेलर में अप डाउन चलता है, रिटेलर ले आएगा तो 2 रोज तो स्वाव बेचेगा। आप कोई जांच करोगे तो गैप नजर आएगा, साहब बहुत गैप है, बहुत गैप है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है किराने में। आपको मैं बात बताऊँ, हाँ बहुत लिमिटेड मार्जिन है। अच्छा, ठीक है साहब, धन्यवाद सर विनोद जी, आपने समय दिया। अब मैं पंकज जी के पास आना चाहूंगा। पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, नमस्कार अरुण जी, क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंकज जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जयपुर शहर में सुपरमार्केट्स का स्कोप तेजी से बढ़ा। लॉकडाउन के दौरान भी जो कस्टमर है उनका पहला पांव वहां रखा गया। आज चाहे रिलायंस का रिटेल मार्केट के जो सुपरमार्ट हो, मेट्रो हो, कैश एंड कैरी हो, ये बिग बाजार हो, इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डिलीवरी करी। तो इसको कोविड के दौरान आप किस तरीके से देखते हैं और इसके चैलेंजेस को निपटने के लिए आगे क्या तैयारियां कर रहे हैं? कोविड एक ऐसी महामारी है विश्व में जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और कोविड के इस कार्यकाल के टाइम तो इतनी समस्या रही है दुकानदारों के साथ में। सामान एक तो हमारे स्टोरों पे पहुंच नहीं पाता था, कस्टमर को सामान हम देना चाहते थे, एज ए कोरोना वॉरियर हम काम कर रहे थे, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने सामान सप्लाई करना बंद कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर। आदमी नहीं थे, वो समस्या उनके साथ भी थी कि वो सामान कैसे पहुंचाए। फिर भी हमने पूरा प्रयास करके और पूर्ण रूप से कस्टमर के पास में सामान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, उनको परेशान नहीं होने दिया, और चाहे अपने साधनों से लाके हम सामान लेके आए। पर हमको दिक्कतें ये भी रही इस कार्यकाल के दौरान, जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनियां हैं, कंपनियों ने जैसे जो पहले स्कीमें देते थे, जो सीडी और जो कई और बेनिफिट्स देते थे दुकानदारों को, वो सारे बंद कर दिए। टारगेट की स्कीम और कई चीजें दी, वो बंद कर दी। बोले हम इसके इस टाइम पीरियड में, कोरोना पीरियड में हम कोई भी स्कीम नहीं चलाएंगे। उसके कारण भी चीजें कुछ महंगी हो गई। पहले कुछ चीजें सस्ती मिलती थी, पर वो उस कारण में थोड़ा सा उसको फर्क पड़ा, महंगाई उसके कारण में थोड़ी आई। नहीं, ये जो महंगाई, ये तो कंपनी ने स्कीम बंद कर दी। जो ऑनलाइन जिस तरीके से मार्केट पसारता जा रहा है कि 200 रुपए का सामान भी उसको घर दे जाते हैं, तो ऐसे में डिपार्टमेंट स्टोर के बड़े ये बड़ा चैलेंज है। इसको निपटने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? नहीं, चैलेंजेस तो है, पर जिस प्रकार पहले हमारे आगे भाई साहब ने कहा कि जो क्वालिटी का जो फर्क पड़ता है ना, ऑनलाइन पे हम जो सामान मंगाते हैं उसको वो क्वालिटी उसको नहीं मिल सकती जो एक आप अगर आप खुद स्वयं बाजार में कोई चीज खरीदने जाए और आपके सामने 4 चीजें हो, क्वालिटी आप खुद देख के लेंगे, मुझे नहीं ये चीज मेरे घर के लिए लेनी है, तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है। ऑनलाइन पे हम मंगाएंगे तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है कि वो जो भेज देंगे वही हमको लेना है। पर कोरोना के टाइम पे आप ही देखिए कि जो पास का दुकानदार है, जो बिल्कुल घर के पास में है, उसने आपको सहयोग किया, उसने इस बीमारी से जूझते हुए आपके घर में सामान पहुंचाने की व्यवस्था कराई, और उसने रेटें भी वही रखी जो पहले जैसी थी। कोरोना काल के दौरान किसी भी दुकानदार ने रेटें बढ़ाई नहीं है। एक तरह से ये सेवा भाव से काम किया कि हमारे पास में जो रहने वाला व्यक्ति है वो परेशान नहीं हो, वो हम अपनी दुकान खोल के उनको व्यवस्था दे पाए, हम सामान दे पाए, उनको सुविधा उपलब्ध करा पाए। ठीक है पंकज जी, थैंक यू, आपने विचार रखे। अब मैं नरेश जी के पास जाना चाहूंगा। नरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अरुण जी साहब नमस्कार। साहब नमस्कार सर। नरेश जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप रोलर फ्लोर मिल प्रोडक्शन करते हैं, तो अभी जो वर्तमान में आटे के क्या भाव चल रहे हैं, और जो लॉकडाउन के दौरान जो आपने चैलेंजेस, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप ही की लोगों की रही, सप्लाई लगातार बनाए रखी, तो इसको फ्यूचर में कैसे देखते हैं?
सब फ्यूचर में देखो सब, अभी तो आटे में पोजीशन जो है लॉकडाउन के दौरान जो आटे की पोजीशन थी उससे 3 रुपए किलो और 4 रुपए किलो नीचे ही है। अभी डाउन आ गया भाव, डाउन आया है आटा। और अच्छा। आटे में संपूर्ण पूरी मतलब अभी डिमांड से मतलब डिमांड कम है और आटा का मतलब कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। अच्छा। और इस के भाव के अंतराल में आप देखें तो भाव में जो लॉकडाउन के टाइम पे था 22 रुपए किलो, और छोटी रिटेलिंग वाले तो 30 रुपए, 32 रुपए, 34 रुपए किलो बिक रहा था। और जो होलसेल में हमारा जो 50 किलो पैकेट में आटा था 22-23 किलो तक बिक रहा था, वो आज की तारीख में 2000 रुपए क्विंटल। तो ये मतलब डिमांड घटने से प्राइस घटे हैं। हाँ, कुछ सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये 5 किलो का वितरण जो प्रधानमंत्री योजना में किया गया है, उसके कारण भी बहुत इसका आटे की सफलता सबको मिली है। और इससे है कि जो अभी मिल के आटे की डिमांड पहले से कम है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो राशन में वितरण किया जा रहा है सामग्री का, उसका सीधा असर आपकी इंडस्ट्री पर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है साहब, बिल्कुल। सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है उसके द्वारा आटे पे डिमांड हमारी यहाँ कम है, और अभी भी 3 से लेकर 4 रुपए प्रति किलो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में जो अंतराल में। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहूंगा, ये तो हो गए जनरल आटे की, जो ब्रांडेड आटे भी आजकल जो बड़ी कंपनी आईटीसी जैसी कंपनियां तक कूद गई इसमें, तो उसमें आपके छोटे जो डोमेस्टिक फ्लोर मिलर्स हैं उनको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? उनको अभी क्या है कि एक तो भाड़े में वृद्धि होना, और गेहूं का जो उनको कॉस्टिंग का बढ़ना, और लेबर की थोड़ी सी भी अब पूरी व्यवस्था ना होना, तो उन चीजों का थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मेन लेबर से चुनौती है। लेबर से अभी तो डे बाय डे थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। पहले थोड़ा बीच में जो एकदम आवागमन में मतलब था, तो यहाँ से जा रहे थे मजदूर बिल्कुल, उस टाइम पे थोड़ा सा हमारे यहाँ लेबर अभी वर्तमान में कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं चल रही। आवाज कम रखना भाई तुम लोग, थोड़ी आवाज। वर्तमान में ठीक है सर। अच्छा, अभी वर्तमान में सब ठीक है, कोई केंद्र सरकार आटे की फुल सप्लाई है, डिमांड कम है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। आप कभी आज प्रोडक्ट मांगे दुकानदार, हम बिल्कुल देने को और प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसमें अभी डिमांड की कमी नहीं है। अच्छा, इस प्रकार की योजनाओं के अनुसार जो गेहूं मिलना है, इसके अनुसार गेहूं मिल रहा है, उस गेहूं से सबको पूर्ति हो रही है, छोटे कामगार को, और अपना 5 किलो प्रति जो किलो गेहूं मिल रहा है प्रति व्यक्ति, उनको। अच्छा, ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपको। केदार जी जुड़ गए अपने सूरजपुर मंडी से। केदार जी का स्वागत है। केदार जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है केदार जी? जी। हाँ केदार जी, बताइए कि कोविड के क्या चैलेंजेस रहे, क्या अपॉर्चुनिटीज रही, और जो ये केंद्र सरकार ने जो राशन बांटने का जो अनाउंसमेंट किया है, इससे आपके चावल उद्योग पे या चीनी उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ऐसा है, चावल का हमारा जो बिजनेस है जी, टोटल जो बिजनेस हो रहा था उससे 25 से 30% बिजनेस रह गया जी। पहला रीजन तो ये है भाई, सरकारी वितरण एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जो वितरण हो रहा है चावल का, उससे इफेक्ट आया है। दूसरा, करीब 70% लेबर जो है जो आउट ऑफ राजस्थान की थी वो जा चुकी है, तो खपत कम होने से बिजनेस करीब 25% हमारा रह गया, 75% कम हो गया। ठीक है। दूसरा नुकसान हमारे व्यापारियों को ये हुआ कि जो हमारी लॉकडाउन से पहले की उगाइयां थी, वो उगाइयां हमारी नहीं आ रही है, व्यापारी पैसा नहीं दे पा रहा है। तीसरा रीजन सर ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारे ऑफिस बंद रहे, तो हमारी जो भी स्टाफ है, लेबर है, कर्मचारी है, उन सबको वेतन देना पड़ा, टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है, अन्य जो भी खर्चे हैं वो सारे देना पड़ा। उससे हमारे व्यापारियों को काफी परेशानियां हुई हैं, चावल के व्यापारियों का। इसके अलावा सर हमारे चावल का एक्सपोर्ट भी रुक गया है थोड़ा। एक्सपोर्ट रुकने से कीमतें कम हो गई। कीमतें कम होने से जी हाँ, बताइए सर। मतलब एक्सपोर्ट रुकने से चावल का जैसे निर्यात कम हो गया, निर्यात कम हो गया कि इसकी प्राइसें कम हो गई,
चावल के यहाँ व्यापारियों के पास जो चावल का स्टॉक रहा उसमें भी उनको लॉस उठाना पड़ा। तो अभी हाँ। मतलब कितना जो एक्सपोर्ट रुकने से अभी कितनी कीमतों में गिरावट आ गई चावल की? चावल में करीब 20% से 25% की गिरावट आई है सर। मतलब भाव में लॉकडाउन के दौरान अनलॉक में गिरावट आ गई, अनलॉक पीरियड में? अनलॉक पीरियड में वही बता रहा हूँ, अनलॉक पीरियड में रेटें डाउन हो गई, जो अच्छा। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। अनलॉक होने के बावजूद भी चावल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। मतलब जो क्वांटिटी जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी वो हाँ, करीब हाँ। 20 से 25%। आपकी आवाज रुक गई। सर एक रुक गए, ये कहीं टेलीफोन। हाँ जी, हाँ, आवाज रुक गई थी आपके बीच में, दोबारा से बताएं। टेलीफोन आ गया था। यस। हाँ, दोबारा से बोलो। ये सर ऐसा है कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी चावल का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 20 से 25% इफेक्ट हुआ है। उस इफेक्ट होने से चावल की बेस्ट क्वालिटियां है उनमें करीब 20 से 25% का डाउनफॉल है। तो मीडियम चावल है वो तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, उनमें कोई डाउनफॉल नहीं है। लेकिन जो ठीक क्वालिटी 20 से 25% डाउन आया है, तो हमारे पास जो भी स्टॉक रखा हुआ है तो काफी व्यापारियों को लॉस हो रहा है। अच्छा, मतलब स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होने का डर है? खराब होने का डर है, सेल भी नहीं हो रही, रेटें भी डाउन हो गई, तो रेट डाउन होने का भी लॉस हो रहा है। अच्छा, और दूसरा मैं कह इसमें जानवर पड़ने का डर रहता है। अच्छा जी। अरे केदार जी, दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि राजस्थान में मंडी टैक्स की जो मार पड़ रही है लगातार, जो आप आवाज उठाते रहे हैं, और अन्य पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स घटा दिया गया है, उससे व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? सर ऐसा है इसमें कि अभी धीरे धीरे इसका इफेक्ट मतलब करीब मैं मानता हूँ कि 20 से 25% तो मंडियों में आ चुका है। अगर सरकार द्वारा इसको जल्दी अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो मैं मानता हूँ कि मंडियों में 25% बिजनेस रह जाएगा, 75% बिजनेस बाहर चला जाएगा और हमारे जो व्यापारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मतलब पड़ोसी राज्यों में बिल्कुल हट गया? नहीं, चीनी जैसा चीनी आइटम है, चीनी पे राजस्थान के अलावा इंडिया में कहीं भी मंडी टैक्स नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिया के अंदर राजस्थान के अलावा कहीं भी मंडी टैक्स पर नहीं है। इस कारण से तो असामाजिक तत्व हैं, वो लोग अदर स्टेट के नाम से चीनी लाते हैं और राजस्थान में बेच देते हैं। ओके ओके। क्या हमारे व्यापारी को भी लॉस हो रहा है, साथ में गवर्नमेंट को जो SGST 2.5% मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा डबल लॉस। हाँ, ना मंडी मिल पा रही है, क्यों? अदर स्टेट के नाम से व्यापारी चीनी ला रहा है। हाँ, तो दूसरे स्टेटों में कहीं भी नहीं है। हाँ, ऐसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं आपको कि चीनी है और ये मान लीजिए गुजरात का नाम का बिल, वो राजस्थान उतर जाएगी चीनी, तो वो बिक जाएगी। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को कोई चीनी पे मंडी टैक्स नहीं मिला, में गुजरात की बिल्टी है तो वहां के लिए उसको GST देना पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट को ऐसी GST 2.5% मिलता है, वो भी नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को भी लॉस है और व्यापारी भी हमारे मंडी में जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है केदार जी, आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, थैंक यू। अब मैं रामोतार जी के पास आना चाहूंगा। रामोतार जी, मेरी आवाज मिल रही है? या रामोतार जी अग्रवाल, हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, उन्होंने बंद कर रखा माइक। रामोतार जी माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक बंद कर रखा। रामोतार जी माइक इनको मैं वो देता हूँ। रामोतार जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आपने अनम्यूट कर लिया था उसको। जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि मसाला उद्योग पे कोविड का कितना प्रभाव पड़ा है और आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? देखिए, मसाला उद्योग भी कोई अछूता नहीं रहा है जी। एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है और इसकी अति आवश्यकता है।
मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन अवधि में राजस्थान सरकार ने हमारा कृषक कल्याण टैक्स लगाया और मंडियां बंद रही, इससे रॉ मटेरियल की आपूर्ति काफी बाधित हुई है। तो राजस्थान सरकार को जो मसाले हैं जिसमें मिर्च है, धनिया है, जीरा है व अन्य आइटम है, इसको मंडी शुल्क से मुक्त किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया है, बट राजस्थान सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है। भारतीय मसालों की कोविड-19 में निर्यात बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि निर्यात घटा है। एक हल्दी आइटम है जो कि पूरा वर्ल्ड इसको काम में लेने लगा है, इसकी वजह से पाउडर है या साबुत है, इसका निर्यात काफी बढ़ा है। और इसके अलावा कुछ और आइटम है, जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर मुलेठी है, अश्वगंधा है, इनका निर्यात भी बढ़ा है। लेकिन अगर बेसिक मसाले जैसे जीरा, धनिया अगर मंडी शुल्क मुक्त किया जाता है तो राजस्थान अन्य मुकाबले में खड़ा रहकर निर्यात को बढ़ा सकते हैं हम। राजस्थान से निर्यात बढ़ा सकते हैं। और इस कोविड के अंदर में जो समस्याएं आई है बराबर नहीं हो पाई, परिवहन व्यवस्था बिगड़ी रही, मजदूरों के आगे में थोड़ी हाँ मुतार जी, आवाज नहीं आई। हेलो, करने की परमिशन दी है और हमारे कर्मचारी है उनको आने जाने के लिए भी पास जारी किए हैं, उससे हमें सहयोग मिला है और हमारी इंडस्ट्री चल पाई है। जो हमारा कुछ एरिया था प्रतिबंधित क्षेत्र था जिसके अंदर अपना जयपुर में जैसे रामगंज आ गया, भीलोड़ा आ गया, झुंझुनू आ गया, इस क्षेत्र में जो हमारी इंडस्ट्रियां थी उन्हें काफी नुकसान हुआ है, वो नहीं चल पाई। बाकी इंडस्ट्रियां जैसे जयपुर में वीके हुआ, झोटवाड़ा हुआ, सीतापुरा हुआ, इधर जो इंडस्ट्रियां हैं वो फिर भी हमारी चल पाई थी, काम हुआ। इसी क्रम के अंदर राजस्थान सरकार ने जो टेंडर लिए उसमें हमारे मसालों की डिमांड रही, उसमें लोगों का काम चला। इसी के साथ दिल्ली के अंदर फूड इंडस्ट्रियां काफी बंद रही है क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वहाँ के जो टेंडर्स थे उसके अंदर भी राजस्थान की इंडस्ट्रियों ने बहुत अधिक मात्रा में मसालों की पूर्ति करी। लगभग कोविड लॉकडाउन पीरियड के अंदर 1500 टन मसाले दिल्ली में गए हैं टेंडर्स के अंदर, जहाँ हमारी राजस्थान की जो इंडस्ट्री है उन्होंने आपूर्ति करी है। अनलॉक के बाद लगभग सभी इंडस्ट्रियां ठीक ठाक चल रही है। 15 से 20% इंडस्ट्रियां कम चल रही है या मांग हमारी कम है। वजह शादी ब्याह कम हो गई, पार्टियां कम हो गई, होटल रेस्टोरेंट बंद है, उनकी जो डिमांड है उसका असर हमारे उद्योग पर भी काफी पड़ा है। उससे हम 15 से 20% कमजोर हुए हैं और हम लोग चल रहे हैं। बाकी लेबर की जो समस्या है वो अभी भी हमारे सामने है। जो लेबर हमारी बाहर चली गई थी वो भी पूरी तरह से आई नहीं है, धीरे धीरे आएगी, तो वो अव्यवस्था बनी हुई है। लॉकडाउन में लेबर भी नहीं थी और जो सीनियर स्टाफ थे वो भी नहीं थे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि राजस्थान की इंडस्ट्रियों को दिल्ली के लॉकडाउन बंद होने के कारण बल मिला, डिमांड वहां निकली, तो ये एक आपदा में अवसर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार से जैसे एक्सपोर्ट का जो अपना नए मार्केट है जो भी आपका चल रहा है वर्तमान दशा में, तो उसमें कौन से नए कंट्रीज हैं जो अपने साथ जुड़ेंगे, या एक्सपोर्ट सिनेरियो कैसे देखती है मसाला उद्योग? एक्सपोर्ट में अभी बांग्लादेश बहुत ज्यादा मेटेरियल गया है। इसके अलावा फिलीपींस है, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र है, कनाडा है, अमेरिका है, इधर एक्सपोर्ट हुआ है। चाइना और पाकिस्तान हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो कि व्यवस्था चल रही है ऐसी, तो चाइना और पाकिस्तान को हमने इससे डिलीट किया है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब डिमांड आएगी तो भी नहीं करेंगे चाइना और पाकिस्तान को? जी नहीं, अगर डिमांड आएगी तो भी आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे? जी, हम लोग नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, थैंक यू रामोता जी, थैंक यू। आपने पाकिस्तान में से भी नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आदित्य अग्रवाल जी के पास आऊंगा। आदित्य जी, मेरी आवाज मिल रही है?
हाँ जी सब आ रही है। आदित्य जी, आप ऑयल इंडस्ट्री से आते हैं, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने हिंदुस्तान के अंदर तेल की जो खपत है वो आयात पे कितनी निर्भर है और इस आयात की कमी को अपन कैसे रोक सकते हैं? हिंदुस्तान में लगभग 80% इम्पोर्टेड तेल पे हम निर्भर रहते हैं। इसको तो हम कम नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि हम देश में ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ा के इस खपत इम्पोर्टेड ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है इसको खत्म कर सकते हैं, तो ये हम गलत कहते हैं। इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ इस डिपेंडेंसी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। देश की जब पॉपुलेशन ही 130 करोड़ से ऊपर की आबादी है तो डिपेंडेंसी तो रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि अगर हमें किसानों की आय बढ़ानी है तो एक जो मेजर चीज हम कर सकते हैं वो ये जरूर है कि जैसे मस्टर्ड ऑयल पर ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, तो हम हर साल जो एमएसपी बढ़ाते हैं मस्टर्ड सीड की, उससे सरसों का तेल भी महंगा होता है। सरसों का तेल जो महंगा होता है, जो गरीबों का तेल था, फिर हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल इतना महंगा हो रहा है, आम जनता की पहुंच से बाहर हो रहा है, तो आप इस पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, अगर ये तेल महंगा भी होता है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो एमएसपी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेल महंगा होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो सरसों की कीमत बढ़ेगी, किसान को बढ़ी हुई कीमत मिलेगी, उसमें दिक्कत क्या है। और जब सरकार कोई चीज इम्पोर्ट करना अलाउ कर रही है तो सरकार इसीलिए तो इम्पोर्ट अलाउ कर रही है कि भाई वो खाने के लिए सुरक्षित है। या तो पहले इस बात पे लड़ाई हो जाए कि भाई सुरक्षित क्या और असुरक्षित क्या है, वो डिसाइड हो जाए, फिर इम्पोर्ट अलाउ करे। अगर इम्पोर्ट अलाउ कर रही है मतलब वो सुरक्षित है, सुरक्षित है तो सस्ता, ठीक है, सस्ता इम्पोर्ट हो जाएगा, और ये महंगा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या है। भाई कोई चीज हम इम्पोर्ट अलाउ भी कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई वो असुरक्षित है, वो रिफाइंड तेल है, खाना नहीं चाहिए, तो फिर आपसी मतभेद होता है। एक इंडस्ट्री तो कहती है आपका सरसों तेल सुरक्षित है और हमारे राइस ब्रान ऑयल आप असुरक्षित कैसे कह रहे हो। तो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी तो रहेगी, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सबको हर एक की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते भाई चाइना पाकिस्तान भाई आपसी लड़ाई है इसलिए बंद कर दो, कुछ कर दो, वो सब ठीक है, पॉलिटिकली तो सब अच्छा लगता है कहने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह है। हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे पड़ोसी पे निर्भर रहता है वैसे पड़ोसी देश पे निर्भर रहता है, रहेगा और आने वाले समय पे भी रहेगा। ये मेरी आयात कम करने का हिंदुस्तान के पास आत्मनिर्भर बनने का कोई रास्ता नहीं। सर आत्मनिर्भरता भी एक सीमित तक ही सही चीज लगती है। आप कहाँ तक किस चीज तक निर्भर करेंगे। आपके पास भी जैसे मान लीजिए आज ग्रासिम है, एशिया की नंबर 1 कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, तो आप अगर पूरे केवल देश पर ही निर्भर रहेंगे तो देश में ही कपड़ा बेचेंगे तो उसकी जो एक्सेस लिमिट है वो फिर आप क्या चाहोगे। हर देश अगर आत्मनिर्भर बन जाएगा तो आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। आप केवल खुद को ही देखोगे तो पड़ोसी देश भी तो आत्मनिर्भर बनना चाहेगा, नहीं चाहेगा। आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो 1600-1500 सदी के अंदर इंडिया वर्ल्ड की सोने की चिड़िया जब कहा जाता था तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था। तो अगर सारे देश ही अगर उस वक्त आत्मनिर्भर होते तो फिर इंडिया एक्सपोर्ट किसको करता। तो ठीक है कहने के लिए आत्मनिर्भर है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की परिभाषा कही है उसका मतलब ये थोड़ी ना कहा है कि भाई हम किसी से लेंगे नहीं और किसी को देंगे नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब ये है भाई अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। भाई किसी का सपोर्ट चाहिए तो लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई किसी के ऊपर निर्भर रहो आप। भाई वही मेरे को लाके खिलाए तो मैं खाऊंगा, मैं अपने हाथों से खाना भूल जाऊं। उनका कहने का मतलब ये है भाई जब तो सामने वाला नहीं खिलाए तो आप भी खुद अपने हाथों से उठा के दाना खा सको अपने मुंह में। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है, ये नहीं है कि भाई वो लाके खिलाए तो भी नहीं खाऊं मैं। भाई ठीक है अपने हाथों में दम होना चाहिए। ये कहना चाहते हो कि भाई अपने आप को इस काबिल बनाओ कि भाई दूसरा नहीं हो तो भी मैं जी सकूं। मैं ये समझाऊं, बाकी आप लोग सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोग जो समझाना चाहे वो भी हम समझेंगे। नहीं अच्छा आपने पार्टिसिपेट किया। अब मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते, आपका अभिनंदन वंदन। हाँ मनोज जी, अब आप बताना चाहें क्योंकि आप डॉक्टर पीएचडी विशारद हैं, आपने मस्टर्ड में ही पीएचडी करी है। राजस्थान में समय मांग होती आ रही है कि राजस्थान को सरसों उत्पादक देश घोषित किया जाए। राजस्थान में सीड प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा फार्मिंग लैंड मस्टर्ड की है, तो मस्टर्ड का क्या फ्यूचर है राजस्थान को लेकर के, उसी में प्रकाश डालें। और आयात
कैसे अपन निर्भरता से कम किया जा सकता है तेलों को लेकर के? जी 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 सबसे पहले तो मैं देखिए बताना चाहूंगा कि आज जो ये महामारी चल रही है, इसमें हमने सभी चीजों को स्टेट पे लगा दिया, चाहे वो अपनी इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे रिलेशन हो। सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है अपना हेल्थ के लिए। और हेल्थ के लिए सबसे जो उपयुक्त चीज है, जिसके बिना हेल्थ नहीं बन सकता, वो है फूड, जिसके विषय में आज हम सभी अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं। अब चक्कर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि पिछले 20-30 सालों में हमने अपने फूड को ऐसे चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया है जो कि एक्चुअली गुड फूड की डेफिनेशन में नहीं आता है। इंडिया हरदम एक गुड फूड का लैंड रहा है, ये देश रहा है जहाँ पे हरदम खाने को एक मेडिसिन की तरह पे अपन ने सर्व किया है। और उसी का पार्ट एक मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल एक उपयुक्त तेल है, सबसे बेस्ट तेल है। ये इन दिनों में अपने को समझ में भी आया है, पूरे वर्ल्ड ने भी माना है इस चीजों को, कि WHO की रिपोर्ट में भी आया है कि मस्टर्ड ऑयल में जो फैटी एसिड कंपोजिशन है, वो वर्ल्ड के सब बेहतरीन ऑयल, मतलब ऑलिव ऑयल को ले लीजिए या किसी भी ऑयल को लीजिए, उन सबसे बेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी दिसंबर में किसी इनकम टैक्स की रेडी पड़ी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि साहब सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ जाती है जिससे वो अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को पूरा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक बात हमें जरूर समझनी होगी कि आत्मनिर्भर बनना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कोरोना क्राइसिस में अगर इंडियन इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो आज जितने आदमी कोरोना से मरे उससे ज्यादा भूखमरी से मर जाते, जो कि अपने लिए कम से कम नहीं हुआ। वो भी इस कारण से क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़ी बची हुई थी। अब एडिबल ऑयल के साथ क्या हुआ कि इंडिया ने इंपोर्ट को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद भी ऐसे तेलों को अपने बढ़ावा दिया है ब्लेंडिंग के नाम पे, जो कि बहुत खतरनाक है, शारीरिक रूप से भी बहुत खतरनाक है, और आपके अगर इकोनॉमिक्स वाइज देखा जाए तो भी बहुत खतरनाक है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए आज अपन, राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मस्टर्ड ऑयल का, और यहाँ पे करीबन 30 से 35 लाख टन मस्टर्ड होती है, जबकि राजस्थान में अपने आप में स्कोप है कि यहाँ पे 100 लाख टन हो सकती है। तो आज हमें जरूरत है उस प्रकार की पॉलिसीज लाने की। अगर अपन पॉलिसीज उस प्रकार से लाएंगे तो यहाँ पे अपन एक गुणवत्ता पूर्वक चीजें बना पाएंगे, जिसको पूरा वर्ल्ड भी एक्सेप्ट करेगा। आज आप यहाँ पे लूज ऑयल को बैन कर दिया, तो ये ऑलरेडी बैन है। अब इसको गवर्नमेंट को जो चीज बैन करनी चाहिए थी ब्लेंडिंग को, उसको तो वो बैन कर नहीं रही है, और उसने लूज ऑयल को बैन कर दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है। जो लो कि आप लूज ऑयल नहीं बेच सकते हो, तो आपने नया कुछ भी नहीं किया है। तो जो नए करने की चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए साहब, सरकार को, गवर्नमेंट को, और हमें सजेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को इस प्रकार का। देखिए आज विनोद जी ने और इन्होंने अपने पंकज जी ने कहा था कि आज जो रिटेलर है वो एक बहुत बड़ा माध्यम रहा था कि हर एक जन के पास फूड रीजनेबल रेट में पहुंचे। आपकी ऑनलाइन और ये सुपर स्टोर सारे फ्लॉप हो गए थे उस मामले में, क्योंकि उनके स्टाफ नहीं थे, और हर एक दुकानों पे एक लिमिटेशन थी आदमियों की जाने की। जो अपने पास ऐसा ढांचा था कि अपन हर एक गली कूचे पे अपन 2-4 किराने की दुकान है जहां से वो एरिया सर्व होता था। अगर खुदा ना खास्ता ये सारा ढांचा बिगड़ जाता, ऑनलाइन अगर आज ऐसा हावी हो जाता कि पूरा ढांचा बिगड़ जाता, तो आप आदमियों को सर्व ही नहीं कर सकते थे। तो जब भी कभी आप अगर कोई नया ढांचा लेके आना चाहें, तो जरूरी ये है कि वो ढांचा आपके पहले वाले ढांचे से बेहतरीन हो। आप ऑनलाइन कर देते हो, कल को किसी की मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी डाउनफॉल हो गई, चीज हो गई, तो आप ऑनलाइन का ऑर्डर ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए जो अपना एग्जिस्टिंग ढांचा है उससे अगर कोई बेहतरीन विकल्प है तो उसके ऊपर जोर देना चाहिए। मैं कोई ऑनलाइन के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन जिस प्रकार से फैलाई जा रही है और छोटे किराने व्यापारी खत्म हो रहे हैं, उससे ये बहुत बड़ा खतरनाक है। सिमिलरली ये मस्टर्ड के साथ है कि आप बाहर का इंपोर्ट तेल कर रहे हो, आप उसको एक डेफिनेशन दे दीजिए। कोई भी चीज प्योर है इसके लिए मतलब वो हेल्दी नहीं है, कोई भी चीज नेचुरल है तो इसका मतलब वो एडिबल नहीं है। नेचुरल तो सांप का जहर भी है साहब, वो एडिबल नहीं होता। लेकिन आप समझिएगा बात को कि कोई भी चीज को अपन ढांचे को अगर उसको कर रहे हैं, तो आज मैं एडिबल ऑयल के सेक्टर में कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप ऑयल्स को एक डिफाइन कीजिए, गुड ऑयल और एक बैड ऑयल के बीच में।
उनके ऊपर आपने सब में टैक्सेशन सेम लगा दिया। मस्टर्ड ऑयल के ऊपर भी 5% जीएसटी है, तो पामोलिन के ऊपर भी 5% जीएसटी है। पामोलिन पे सेचुरेटेड फैट 40% से ज्यादा है और मस्टर्ड में है ना 7% से कम है। तो इस प्रकार की पॉलिसी मस्टर्ड को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्टर्ड बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हाँ, ये जो क्राइसिस का पीरियड रहा, इसमें मस्टर्ड को एक बहुत बड़ा उठाव मिला है। लोगों को जानकारी हुई है कि मस्टर्ड सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, इसमें काफी इजाफा हुआ है, रिफाइंड की प्रक्रिया कम हुई है। तो ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी का टाइम मस्टर्ड सेक्टर के लिए रहा है। परंतु गवर्नमेंट का अगर इंटरफेयर इसके अंदर नहीं हो तो ये अपनी जो बढ़िया चीजें हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। सारी चीजें जीएम की तरह, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरह वो डाइवर्ट होके और खत्म हो जाएगी। तो यही मेरा इसके ऊपर वक्तव्य था। नहीं मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा। मैंने भी कहा था कि अपन जो आयात, आपने एक बहुत अच्छी सवाल किया कि ब्लेंडिंग के नाम पे ऑयल इंपोर्ट होता है और अपने मस्टर्ड को प्रमोशन मिल ले रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब 80% ऑयल अपन इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं तो गुड हेल्थ की तो बात करना ही बेमानी है, फिर गुड हेल्थ कहाँ से होगी? तो ये इंपोर्ट कैसे कम हो सकता है, इसके लिए व्यापक क्या अभियान चलाने की जरूरत है? इंपोर्ट कम हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान में 11 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी पड़ी है जो इन्वेस्टरों के पास पड़ी है, उस पर कोई क्रॉपिंग नहीं होती है। गवर्नमेंट को एक छोटा सा एडवाइजरी लानी चाहिए कि भैया जो भी इसके ऊपर क्रॉपिंग करेगा मालिकाना हक हरदम है, जिसकी जमीन उसी का रहेगा। अभी डर क्या है कि 4-5 साल तक वो क्रॉपिंग अगर कोई किसान कर लेता है तो उसको उससे खाली कराना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत से इन्वेस्टर जो है वो अपनी जमीन को खाली रखना उपयुक्त समझते हैं, उसके बजाय कि उसके ऊपर क्रॉपिंग हो। तो आज अगर 11 लाख हेक्टेयर पे भी सरसों भी होती है तो वो करीबन 15 लाख हेक्टेयर हो जाती है। आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर नहीं है कि जो 70% जो हमारी आज की डेट में हम 70% करीब है ना इंपोर्ट के ऊपर निर्भर है। तो आपकी निर्भरता धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। 1995 में आप बिल्कुल भी निर्भर नहीं थे और उस समय की यील्ड आज की यील्ड से बहुत कम थी। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है तो यील्ड भी बढ़ी है। मैं ये नहीं बोलता कि 100% अपन डोमेस्टिक ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट ही हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे जिसमें कुछ भी ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, एक एडवाइजरी लेनी है कि साहब इसके ऊपर जो भी क्रॉपिंग करेगा मालिकाना हक हरदम है ना इसका रहेगा, इस प्रकार का एक प्रचार किया जाए तो लोग अपनी क्रॉपिंग के किसानों को लिए देंगे। 11 लाख हेक्टेयर जमीन बहुत बड़ी जमीन होती है जिसके ऊपर 0% क्रॉपिंग होती है और वो सारी सरसों के लिए है। उसके ऊपर 15 लाख टन आपकी सरसों एक एडिशनल होगी। तो आपकी कोई डिपेंडेंसी अगर 70% है तो वो 60% होगी। धीरे धीरे करके इस प्रकार से और स्टेटों में भी ये सेम सिनेरियो है। तो ऐसा नहीं है कि आज अपन लोग 1995 में तो अपन पूरे सेल्फ सफिशिएंट थे, 0% इंपोर्ट था अपना। अपने पिछले 20-25 सालों में ऐसा अपन ने क्या कर दिया कि अपनी डिपेंडेंसी 70% हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि आज अपन डिपेंडेंसी फॉरेन पे रखना पड़ेगा, आपको पॉलिसीज ऐसी रखनी पड़ेगी। टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेड ऑयल आज 70 रुपए का, अगर 60 रुपए का तेल है उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है तो मात्र 3 रुपए का टैक्स लगा। और सरसों तेल 100 रुपए का है और उसके ऊपर 5% टैक्स लगा तो 5 रुपए का टैक्स बनता है। आप समझिए टैक्स में 2 रुपए किलो का फर्क आ गया। एक नंबर तो पहले वो प्राइस वाइज बहुत अनकॉम्पिटिटिव है और दूसरी बात उसके ऊपर टैक्सेशन से भी बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो इनके सेचुरेटेड जो भी चीज गुणवत्ता, आज अपन लोग तंबाकू के ऊपर क्यों 28% टैक्स लगा के रखते हैं क्योंकि हानिकारक है। और तंबाकू के ऊपर कम से कम रेस्ट्रिक्शन तो है कि 18 साल से ऊपर का आदमी ही सिर्फ यूज कर सकता है, जबकि खाद्य तेलों में या खाद्य चीजों में तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 महीने के बच्चा तेल यूज करना स्टार्ट कर देता है तो आप उसको तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उसके ऊपर आपने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं डाल रखा। और वो सैचुरेटेड फैट्स है। जितने आदमी तंबाकू खा के नहीं बीमार पड़ते उससे ज्यादा आदमी गलत भोजन खा के बीमार पड़ते हैं। अपने यहाँ पे भोजन को भगवान का रूप दिया है और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और ये अपना सिद्धांत रहा है। तो आज अपने को उस टाइप की पॉलिसीज में चेंज लाना जरूरी है। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू। सभी को मौका मिला, आप सभी लोग इस वर्चुअल टॉक शो में आए, अपने विचार रखे। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, वंदन। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आगे भी अपन ऐसे टॉक शो करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। इस तरह से टॉक शो आप ऑर्गेनाइज करते रहो, अच्छा लगेगा। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ में आज हमारे सारे लोगों ने मिलकर के जो प्रकाश डाला है, मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे राजस्थान की जनता को इससे फायदा होगा।
और आत्मनिर्भरता की बात बिल्कुल तेजी से उठनी चाहिए, हर स्तर पर उठनी चाहिए। अगर दालों में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, 40 लाख टन 50 लाख टन मंगाते थे, तो आज तेल 1 करोड़ 45 लाख टन मंगाते हैं। तो इस पर भी हम मान के चलते हैं कि शीघ्र ही ऐसी कई कदम सरकार की तरफ से भी उठाए जाएं और सामूहिक प्रयास इसमें हो, व्यापारी के द्वारा, किसान के द्वारा और दूसरे जो लोग हैं सरकार में बैठे उनके साथ में। तो मैं इनके मान के चलता हूँ कि तेल में भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चीनी वाली व्यवस्थाएं आपने सुनी ली, चावल की व्यवस्थाएं आपने सुन ली, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात भी हमने की, और मसालों के बारे में एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और अब कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना और कोरोना के बीच ऐसा सेतु बना हमारा व्यापारी कि न कोरोना में भाव बढ़े और न कोरोना के बाद भाव बढ़े, आगे भी नहीं बढ़ेंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। थैंक यू अरुण जी एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरुण जी, हाँ जी बताइए। हाँ बोलिए पंकज जी। मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। जिस प्रकार की पूरे विश्व में कहते हैं कि दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ती है, उसी प्रकार हमारे खाद्य पदार्थ भी ऐसे हैं जो इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक ऐसी चीजें हैं अपने खाद्य पदार्थ में जो इस बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा करती है। तो हम सरकार से ये भी कहते हैं कि सरकार जैसे प्रोडक्शन तो बढ़ाए ही, साथ के साथ वेयर हाउस भी बढ़े, जिससे वो चीज खराब नहीं हो, उसको सुरक्षित रखा जा सके। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस, थैंक यू सर, थैंक यू सर।